नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने अम्ल और क्षारक के जो उदासीनीकरण अभिक्रिया थी उसे पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता। अम्ल और क्षारक होते हैं वो कितने प्रबल है कितने प्रबल नहीं है, यह हमें कैसे पता पड़ेगा और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यह प्रबल है या फिर प्रबल नहीं है। तो वो सब जो है वो आज पढ़ेंगे, जिसमें हम पीएच स्केल भी पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। क्या होता है पीएच स्केल? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल हमने डेवलप किया था। ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाँ जी, क्या होता है पीएच स्केल? कि कोई भी विलयन होता है उसमें हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो अगर हम पता लगा लेते हैं तो क्या होता है कि हमें अम्ल और क्षारक की क्या होती है, प्रबलता ज्ञात हो जाती है। तो यानी कि आप कंसंट्रेशन, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन किसकी देख रहे हो? हाइड्रोजन आयन की। स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल। यहां पर पी जो है, पी का मतलब होता है पोटेंस। जर्मन भाषा का शब्द है पुसांस, जिसे कह सकते हैं, जर्मन भाषा का शब्द है। मतलब क्या होता है पोटेंस का? पोटेंस का मतलब होता है शक्ति। पीएच यानी कि एच, हाइड्रोजन आयन की शक्ति जो देख रहा है, बता रहा है, उसे क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। तो पीएच स्केल में हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखते हैं। कैसा होता है पीएच? देखते हैं, बनाते हैं। एक स्केल होता है कुछ इस टाइप का स्केल होता है। ये आपका स्केल है। यहाँ 0 से लगाकर 14 तक का होता है यहाँ पर, और ठीक बीच में होता है 7। आपका जो 7 होता है ये होता है उदासीन। उदासीन यानी कि ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारकीय होगा। ये आपकी H+ आयन की सांद्रता है, H+ आयन। आपको दिख रहा होगा कि H+ आयन की सांद्रता 0 पर सबसे अधिक है। 0 से 7 तक जाते जाते क्या हुआ? H+ आयन की सांद्रता कम हो गई, और 7 से 14 तक जाते जाते और ज़्यादा कम होती गई। यानी कि जब आप 7 से 0 की ओर जाते हैं, मतलब इस ओर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे क्या होगा? अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। क्या बनेगी? अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीय प्रकृति जो होगी वह बढ़ती है 7 से 0 की तरफ जाते जाते। 7 से 14 की तरफ अगर आप जाओगे तो क्या होगा? क्षारकीय प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि 7 से 0 की तरफ जाने पर क्या होता है? H+ आयन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कंसंट्रेशन क्या है? H+ आयन की बढ़ रही है, और जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? वह अम्लीय होता जाएगा 7 से 0। और इसके विपरीत 7 से 14 जाने पर क्या होगा? घटेगी। ठीक है, इजी सी बात है। 7 से 0 की तरफ, जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि H+ आयन जो होता है उसकी सांद्रता
बढ़ती रहती है। और 7 से 14 की तरफ जाने से क्या होगा, क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि 7 से 14 की तरफ क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो अम्लीयता है, ये अम्लीयता बड़ी है। जो 0 जिसका pH स्केल है, pH मान जिसका 0 है, वो सर्वाधिक अम्लीय होगा। बात की जाए 7 की, 7 क्या होगा, उदासीन होगा, ना तो वो अम्लीय होगा ना ही वह क्षारकीय होगा। 14 वाला जो होगा वो क्या होगा, अत्यंत क्षारकीय होगा, यानी कि क्षारकीय प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी उसमें। ये स्केल होता है। अब स्केल में कुछ एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम कि जिनकी pH वैल्यू कितनी होती है, pH मान जो होता है वह कितना होता है, pH मान। जैसे कि जठर रस, जठर रस क्या होता है, हमारे उदर में जठर रस उत्पन्न होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायक होता है। जठर रस का pH होता है 1.2। 1.2 मतलब लगभग यहाँ पर, यानी कि 7 से दूर जाता जा रहा है 0 की तरफ, यानी कि क्या होगा, यह अम्लीय होगा। जठर रस क्या होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। रक्त जठर रस के बाद नींबू रस की अगर बात की जाए, नींबू का जो रस होता है उसकी 2.2 pH होती है लगभग। शुद्ध जल, प्योर वाटर, शुद्ध जल है, उसकी pH कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, उदासीन होना चाहिए, ना तो वो अम्लीय होना चाहिए ना ही क्षारकीय होना चाहिए। हम अगर पानी पीना चाहते हैं तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अम्लीय ना पिए और ना ही क्षारकीय पिए, यानी कि उदासीन जल पीना चाहिए। रक्त क्या होता है, रक्त होता है क्षारकीय, मतलब कि उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, हल्का सा क्षारकीय होता है, 7.4 होती है, मतलब 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 7.4 क्षारकीय होता है मानव रक्त। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ेंगे आगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आता है, एंटासिड के रूप में काम आता है, पढ़ेंगे आगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी कितनी होती है, pH होती है इसकी 10 pH होती है, यानी कि 10, 7 से अधिक, 7 से 14 की ओर जा रहे हैं, यानी कि क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, यह क्षारकीय होगा। NaOH विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, अति क्षारकीय होता है, अत्यंत, है ना। कितनी होगी उसकी pH, 14 होगी। 14 अत्यंत क्षारकीय, 10 थोड़ा कम लेकिन क्षारकीय है क्योंकि 7 से ज़्यादा है। 7.4 बहुत हल्का क्षारकीय होता है। मानव रक्त कैसा होता है, क्षारकीय होता है, हल्का सा। शुद्ध जल की बात की जाए वो होता है 7, यानी कि उदासीन। नींबू रस का pH होता है 2.2 यानी कि 7 से बहुत ज़्यादा कम, यानी कि अम्लीय होता है। जठर रस भी क्या होता है, अम्लीय होता है, 1.2। ये सभी आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब बात की जाए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, क्या होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रबल अम्ल, और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दुर्बल अम्ल। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह अम्ल प्रबल है, यह अम्ल दुर्बल है। मैं सेम मात्रा में अगर अलग अलग अम्ल लेता हूँ, फिर भी वह हाइड्रोजन जो आयन है, H+ आयन है, वह अलग अलग मात्रा में उत्पन्न करेंगे, यानी कि हर अम्ल जो है वो अलग अलग मात्रा में H+ आयन उत्पन्न कर रहा है। जब अलग अलग मात्रा में H+ आयन उत्पन्न कर रहा है, यानी कि उसकी सांद्रता जो है वह सबकी अलग अलग होगी। तो इसी वजह से कुछ अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं और कुछ अम्ल जो होंगे वह दुर्बल अम्ल होंगे। प्रबल अम्ल क्या होंगे, जाहिर सी बात है, जो अधिक मात्रा में क्या करें, H+ आयन का उत्पादन करें, अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करें, वह तो होंगे प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होंगे, कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करें, वह क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे।
पढ़ेंगे आगे हम कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षारक, या फिर दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षारक, ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल क्या होता है, जो अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होंगे, वह अम्ल जो कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या हेडिंग है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या इंपॉर्टेंस होती है पीएच की, पीएच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमें यह पता रहता है कि इसकी किसी पदार्थ की प्रकृति जी अम्लीय होगी या फिर क्षारकीय होगी। प्रकृति जब हमें पता होगी तो हम उसके अनुरूप क्या कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है आमतौर पर पानी का जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, यानी कि ना तो अम्लीय होना चाहिए ना ही क्षारकीय होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण जो है वह बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण की वजह से क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उन प्रदूषण के साथ अभिक्रिया करके वह अम्ल बना लेती है, और हमारे तक पहुंचते पहुंचते वह जल जो है वह अम्ल के रूप में हमारे धरती पर पहुंचता है, हल्का अम्लीय हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7, लेकिन पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। किस टाइप की वर्षा कहलाएगी, वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास आते आते वह अम्ल बन चुका है, अम्लीय प्रकृति बढ़ी है, इस कारण वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पे। जब ये अम्ल पानी जो है वह बरसेगा, धरती पर पहुंचेगा तो किस में मिलेगा, जाहिर सी बात है बहकर नदियों में जाएगा। नदियों में क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं, मछलियाँ वगैरह। जलीय जीव के लिए पानी जो है वह एसिड मिल रहा है पानी की जगह, तो क्या होगा, जलीय जीव मरने लग जाएंगे या फिर दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। इस कारण हमें प्रदूषण पर कंट्रोल करना चाहिए। जितना प्रदूषण कम करेंगे उतना ही हमें शुद्ध जल वर्षा के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन मानव तो मानव है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण करता जा रहा है, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अम्लीय वर्षा जो है वह होने लग गई है। इस अम्लीय वर्षा का और भी दुष्प्रभाव है। ये अम्लीय वर्षा हमारी पुराने मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको भी क्या कर रही है, पुरानी जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें इन शॉर्ट सीधी सी ये बात है कि हमें प्रदूषण पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अम्लीय वर्षा को कम करना है। तो ये अम्लीय वर्षा हो गई। और क्या होता है, और हमारा जो उदर होता है, पेट होता है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा पाचन तंत्र का पीएच, जाहिर सी बात है हमारा पाचन जब होता है, पेट में उदर जो होता है, उस उदर में भोजन पचाने के लिए अम्ल उत्पन्न करता है।
उदर क्या उत्पन्न करता है? अम्ल उत्पन्न करता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में रिलीज होता है जिससे क्या होता है? भोजन जो है वह पचता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है वो। तो उदर जो है अम्ल उत्पन्न करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा खाना डालते हैं या फिर अपच हो जाती है, ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे पचना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। ज़्यादातर मिर्च मसाले वाली चीज़ें, मोमोज वगैरह खा लेते हैं हम, या फिर पानी पूरी वगैरह, जो भी जंक फूड वगैरह जो खाते हैं हम ज़्यादा तीखा मसालेदार, उससे क्या होता है? एसिडिटी, अपच हो जाता है। और अपच होने की वजह से क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में जब अपच, भोजन पच नहीं रहा है, तो क्या होगा? अपच के समय अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है। HCl थोड़ा सा उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है? अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। और एसिड है, जाहिर सी बात है, अगर एसिड ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा तो हमारे शरीर के लिए वह हानिकारक तो होगा ही। एसिड ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। देखा होगा आपने, जब ज़्यादा तीखा खाना या फिर मसालेदार खाना खाते हैं, भोजन पचता नहीं, तो खट्टी डकारें आती है हमारे। खट्टी डकारें जो होती है वह एसिडिटी की वजह से ही आती है। एसिडिटी की वजह से और क्या होता है? पेट में जलन होने लग जाती है, यानी कि उदर में जलन व दर्द। उदर में क्या होती है? जलन व दर्द होने लग जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब, तीखा खाना, मसालेदार खाना खाया था, ऐसा ऐसा हो गया है, आप कुछ इलाज करो। डॉक्टर क्या करेगा? आपको दे देगा एंटासिड। एंटासिड एंटी एसिड, एसिड के खिलाफ जो काम करे वह एंटासिड होता है। एंटासिड का प्रयोग करोगे आप, और एंटासिड का प्रयोग करने से क्या हो जाओगे? सही हो जाओगे। एक सिरप देता है एंटासिड की, वह सिरप एंटासिड के रूप में किसको देता है? Mg, वह देता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है वह। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? दुर्बल क्षारक। कहते क्या है इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहेंगे इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आज के बाद जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, एंटासिड लो, तो उसके ऊपर पढ़ना ज़रूर कि आपको क्या दिया गया है। आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक होता है। क्षारक क्यों लिया? आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। और क्या करते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके खुद के, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। यानी कि अगर अम्ल का प्रभाव ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आपको क्षार को यूज़ करना ही पड़ेगा। क्षारक का यूज़ किया हम, यहाँ पर अम्ल ज़्यादा हो गया था, HCl ज़्यादा उत्पन्न हो गया था, तो उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हमने दुर्बल क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है कि हमें बाबू सोना के बहकावे में आकर पानी पूरी और मोमोज ज़्यादा नहीं खाने हैं, है ना। हेल्दी खाना खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दंत क्षय की। किसकी बात करते हैं? दंत क्षय की। देख लेते हैं दंत क्षय क्या होता है। दंत क्षय, टूथ डिके, दांत जो होते हैं वह खराब होने लग जाते हैं। क्यों खराब होने लग जाते हैं? हमारे मुंह का पीएच जो है हल्का एसिडिक तो होता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान कुछ ज़्यादा एसिडिक हो जाए, यानी कि कितना? 5.5 से कम यदि हो जाता है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाने पर क्या होता है? मुंह एसिडिक हो गया है, यानी एसिड का प्रभाव ज़्यादा हो गया है, तो हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दंत वल्क।
वाइट कलर की इनेमल होती है, सबसे कठोर भाग होता है हमारे, है ना। ये इनेमल जो होती है यह ऐसा तो टूटती आसानी से है नहीं, लेकिन फिर भी जब एसिडिक माहौल ज़्यादा रहता है तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, संक्षारित होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, संक्षारित, यानी कि खराब होने लग जाती है। और जैसे जैसे यह खराब होगी तो हमारे दांत क्या होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। इनेमल दत्त वल्क जो बनी किसकी होती है, बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की यह परत होती है इनेमल, जो धीरे धीरे एसिड की वजह से क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। अब फिर से वही बात, अम्ल का प्रभाव अगर ज़्यादा हो गया है तो हमें उपयोग किसका करना पड़ेगा, क्षारक का, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठकर हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो करते हैं, यानी कि दंत मंजन का प्रयोग करते हैं, दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। और आपका जो टूथपेस्ट होता है वह कैसा होता है प्रकृति का, वह क्षारकीय प्रकृति का होता है। क्षारकीय प्रकृति अगर है तो वह अम्ल के प्रभाव को क्या करेगी, कम करेगी। इस वजह से हमारे मुंह का पीएच जो है वो बैलेंस रहता है ना, ज़्यादा अम्लीय नहीं रहता। इसलिए रोज़ समय पर ब्रश करना चाहिए अगर आपको अपने दांत प्यारे हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बिना दांत के भी नकली दांत से जीवन कट जाएगा, लेकिन कोशिश की जाए कि ब्रश कर ले टाइम पे, है ना। ब्रश करने से क्या होगा कि आपके मुंह का जो पीएच है वह 5.5 से कम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो टूथपेस्ट होगा वह क्षारकीय होगा और मुंह के अंदर रहे अम्लीय, और क्षारकीय और अम्लीय एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और क्या हो सकता है, और हमारे, आपने कभी देखा होगा कि मधुमक्खी जो होती है वह काट लेती है, मधुमक्खी का जो डंक होता है वह हमारे शरीर पर लगता है। अच्छा, मधुमक्खी का डंक और पिन में क्या फ़र्क होगा, एक पिन अगर चुभती है तो थोड़ी सी देर दर्द होता है और दर्द बाद में बंद हो जाता है, लेकिन इसी जगह अगर मधुमक्खी ने काटा है तो क्या होगा, बहुत देर तक जलता रहता है। क्यों, चुभा ही तो है, डंक भी चुभा है और सुई भी चुभी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि सुई अगर चुभी है तो उसने कोई एसिड नहीं छोड़ा, लेकिन मधुमक्खी क्या करती है कि उस डंक के अंदर आपके शरीर में एसिड छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है, अम्ल, मेथनॉइक अम्ल होता है वह छोड़ देती है। और उस अम्ल से क्या होता है, तेज जलन होने लग जाती है, इतनी तेज दर्द होता है मधुमक्खी, जाहिर सी बात बहुत तेज दर्द होता है जब भी मधुमक्खी काटती है। तो अब अम्ल की, उसने अम्ल छोड़ दिया है और इतनी तेज जलन हो रही है तो आपको इलाज तो करना पड़ेगा, जलन बंद करवानी है। अम्ल है तो यूज़ क्या करना पड़ेगा, दुर्बल क्षारक। और दुर्बल क्षारक हमारे घर में उस टाइम पे क्या मौजूद होता है, ज़्यादातर घरों में बेकिंग सोडा जो है वह अवेलेबल होता ही है। मम्मी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं बेकिंग सोडा से, तो बेकिंग सोडा जो है हमारे घर में अवेलेबल होता है, तो हम तुरंत जाके उस बेकिंग सोडा की चिमटी लेते हैं और उस बेकिंग सोडा को कहाँ लगा देते हैं, जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है। अब थोड़ी देर में देखते हैं कि जलन जो हो रही थी तेज वह बंद हो जाती है, यानी कि उस क्षारकीय प्रकृति के बेकिंग सोडा ने मधुमक्खी का जो डंक था अम्लीय प्रकृति का, उसको खत्म कर दिया है, यानी उसके प्रभाव को खत्म कर दिया है। यही उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण मतलब उदासीन करना, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करना, खत्म करना। तो जहाँ जहाँ अम्ल बढ़ेगा वहाँ वहाँ हमें क्षारकों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक पौधा होता है नेटल नाम का, नेटल का पौधा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, डंक वाले बाल होते हैं। हम गलती से अगर उस पौधे को टच कर लेते हैं तो वह बाल क्या होते हैं, हमारे उंगलियों पर चिपक जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि वह उस बाल से मेथनॉइक अम्ल छोड़ता है, वही अम्ल जो मधुमक्खी के डंक में होता है, वही एसिड क्या होता है, नेटल भी छोड़ देता है। और जिससे क्या होगा, अम्ल छूटा है तो जलन होगी बहुत तेज। उस जलन को कम करने के लिए हम
आमतौर पे इसका जो इलाज है वह डोक एक पौधा होता है, पौधे की पत्ती को रगड़ते हैं, उसमें क्षारकीय प्रकृति होती है, इस वजह से क्या करते हैं उसको रगड़ते हैं और वह अम्ल के प्रभाव को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो जहाँ जहाँ अम्ल बढ़ेगा वहाँ वहाँ क्षारक जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा, और जहाँ क्षारकीय प्रकृति बढ़ेगी वहाँ अम्ल का यूज़ करना पड़ेगा। यही उदासीनीकरण का उपयोग है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है इसका उपयोग अगर हम देखना जाए तो हमारे दैनिक जीवन में हम करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और दंतक्षय, मधुमक्खी का डंक, या फिर पाचन और अम्लीय वर्षा, इन चारों पांचों में से एक प्रश्न तो लगभग हमेशा बनता ही है। तो आपको इनको छोड़ के नहीं जाना है, इनको अच्छे से पढ़कर जाना है। फिर बात की जाए कि कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत, किसकी बात कर रहे हैं, कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत कहाँ से मिलते हैं हमें। जैसे मैं प्राकृतिक स्रोत की बात करता हूँ, कहाँ से मिलेंगे और उसमें अम्ल कौन सा होगा। जैसे सिरका जो होता है, गर्मी यूज़ करते हैं हम सिरका, विनेगर, चाउमीन मंचूरियन वगैरह बनाते हो उसमें आप विनेगर डालते हो ना, सिरका, या फिर अचार डालते हैं, अचार के अंदर हम सिरके का प्रयोग करते हैं ताकि अचार खराब ना हो, तो वही सिरका है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू, संतरा नींबू, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होगा। इमली की बात की जाए, इमली भी खट्टी अम्ल है, इसलिए टार्टरिक अम्ल होता है उसमें। कौन सा अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। और क्या हो सकता है, दही, दही देख लेते हैं। दही, दही के अंदर कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्राकृतिक स्रोत हमें सिरका, एसिटिक अम्ल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सिरके से प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल किस किस में होता है, संतरा और नींबू के अंदर। टार्टरिक अम्ल किस में होता है, इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वह दही में पाया जाता है। सिरका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली जो होगी वह टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल। और चींटी व नेटल का डंक मैंने बता ही दिया कौन सा अम्ल, मेथेनॉल अम्ल होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वह पीएच का महत्व पढ़ा है, अम्ल और क्षारकों की सांद्रता, प्रबलता जो हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लवण की। लवण क्या होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, और इम्पोर्टेंट लवण कौन से हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम यूज़ में लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।